नमस्कार दोस्तों, हम लोग फिर एक बार लालू को लेकर शुरू हुआ राजनीति पर चर्चा करने के लिए आपके साथ उपस्थित हैं। हमारे बाईं ओर है राजेश जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उसके बाद है डॉक्टर फजल अहमद, वो प्रोफेसर हैं, उसके साथ साथ समाज सेवक हैं और इस बार कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से पहली बार चुनाव लड़े थे। मैं हूं राजेश ओझा और मेरी दाहिनी ओर है विनय जी, सीनियर जर्नलिस्ट। हम चर्चा करेंगे आपके साथ कि लालू की एंट्री के बाद जो बिहार की राजनीति में भूचाल आया है उस पर सबसे पहले हम विनय जी से ही जानना चाहते हैं कि लालू प्रसाद जी की बिहार की राजनीति में जो एंट्री हुई है, इस पर इतना भूचाल जो आया है उसके क्या कारण हैं? देखिए, इसका कारण यही है कि उन्होंने बीजेपी के एक नए नेता को फ़ोन कर दिया, जो नया पहली बार शायद विधायक चुन के आए हैं, उनको फ़ोन कर दिया। ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद ने फ़ोन इसके पहले किसी को नहीं किया होगा, या कोई भी कैदी कहीं से भी फ़ोन करते ही रहते हैं। हर बार जब जेलों में छापे पड़ते हैं तो मोबाइल फ़ोन मिलता ही है। इसलिए मोबाइल से फ़ोन करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात हो गई कि उन्होंने एक नए नेता को फ़ोन किया जिनको ये पता नहीं था कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। उन्होंने अपने सीनियर नेता को बताया और उसके बाद एक इशू बन गया कि जेल से कैसे फ़ोन किया गया। जेल से फ़ोन किया गया और जिस मकसद से किया गया कि तुम इधर आ जाओ, तुमको मंत्री बना देंगे, और उस समय विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना था। ऐसे में लगा कि अगर मैंने पाँच बहुत बड़ी मेजॉरिटी है भी नहीं, केवल 126 हैं और 122 चाहिए, 4 ज़्यादा हैं, तो 4, 5, 7 अगर इधर उधर हो जाए तो सरकार इधर से उधर हो सकती है। इसीलिए इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया कि लालू दोबारा फ़ोन नहीं करे या कोई इस तरह का काम दोबारा करने की हिम्मत ना करे। विनय जी, हम और आप लंबे समय तक क्राइम रिपोर्टिंग भी किए हैं और आपको याद होगा कि वो दौर भी था जब जेल में मोबाइल फ़ोन था, बाहुबली विधायक थे और सब कुछ होता था। कई राजनेता जो हैं जेल में रहते हुए भी पिताजी बन गए। तो इस सब के बाद कोई कार्रवाई तब नहीं हुआ करती थी। अब अगर सरकार ऐसा कह रही है कि जेल में रहना का बड़ा मामला है, तो लालू का फ़ोन करना इसमें ज़्यादा बड़ी बात है, या फिर ये बड़ी बात है कि बेऊर जेल से कोई अपराधी अगर किसी से फ़ोन कर रंगदारी मांगता है, अपहरण की धमकी देता है या मर्डर की धमकी देता है, वो बड़ी बात है? देखिए, लालू ने जिस उद्देश्य से फ़ोन किया, बड़ी बात वही बन गई है। वैसे आप देखिए तो अगर जेल में फ़ोन होना अपने आप में क्राइम है, उस जेलर को इसका जवाब देना चाहिए कि जेल में फ़ोन कहाँ से आया, कोई कैदी कैसे बात कर रहा है बिना जेलर के नॉलेज के। तो अपराध तो वो वही है, और वो क्राइम करता है। या आप जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि जेल से ही शहर में जो भी क्राइम हुआ है नियंत्रित किया जाता है। क्राइम की बड़ी बड़ी घटना होती है, बाद में पुलिस को ये पता चलता है कि इसकी साजिश जेल में रची गई, लेकिन पुलिस कभी इस बात के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराती कि साजिश रची तो इसके लिए जेल मैनुअल क्या कहता है, उसके अनुसार किसको दंडित किया जाए, ये सब बात खत्म हो जाती है। चलिए, इस पे चर्चा रहेगी, लेकिन एक चीज़ राजेश जी, एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात सामने आई कि चुनाव ये जब ललन पासवान ने बोला कि हमें फ़ोन आया और उन्होंने अपनी ये बात मीडिया के सामने भी कही, और आज शायद निगरानी थाने में उन्होंने FIR भी लालू के खिलाफ कर दिया है। इसके बाद मुकेश सहनी जो राजनीति के एक अपनी पार्टी के सुप्रीमो हैं, जीतनराम मांझी जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं इतने लंबे समय तक, उनको विधानसभा की सदस्यता का ये है, उन लोगों ने भी कहा है कि उनको भी प्रयास किया गया था उनसे भी बात करने के लिए। तो अब तक वे चुप क्यों थे? लालू प्रसाद राजनीति विधानसभा चुनाव में लगातार चीज़ों को हैंडल कर रहे थे। ये पब्लिक फिगर में, सब पब्लिक में थी, सब कोई जानता था। और कई नेताओं ने इसके पहले भी ये बयान जारी करके कहा है कि हाँ, हमको फ़ोन आया था, या लोग जाते थे वहाँ मिलते थे, और छोटे छोटे नेताओं तक को वहाँ से फ़ोन आने की चर्चाएं होती रहती थी। अभी पिछले दिनों मैं कहीं इंटरव्यू देख रहा था, रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने भी इंटरव्यू में स्वीकार किया कि लालू जी का फ़ोन मेरे पास आया था, मेरी बात हुई थी। और उन्होंने यहाँ भी कहा था कि जेल से वो कैसे बात करते हैं ये तो सरकार जाने और जेल प्रशासन जाने, लेकिन मेरी बात हुई है, उन्होंने भी कहा था। लेकिन तब किसी ने उसको मुद्दा नहीं बनाया। मुद्दा आज ये बना
कि उन्होंने किसी भाजपा के सदस्य पे डोरा डाला है। यदि यही चीज यदि वो जेडीयू के साथ किए होते या और किसी के साथ किए होते तो मुद्दा ही नहीं था। भाजपा के लोग वोकल हैं, वो सेंट्रल में उनकी गवर्नमेंट है, चीज़ों को हल्ला करना जानते हैं, इसको मुद्दा बनाया गया है। चीज़ों को वोकल हैं और मुद्दा बनाना जानते हैं, या मोदी जी को एक बार फिर लालू के खिलाफ मुद्दा मिल गया, ये मामला है? देखिए, लालू जी अभी जिस सिचुएशन में पॉलिटिकली जो उनका कद मोटा मोटी अभी डिसाइड नहीं हुआ है क्या उनका कद रहेगा अभी, लेकिन मोटा मोटी माना जा रहा है कि वह कद नहीं है जो पहले हुआ करता था। और अखबारों में छपने की या उनको न्यूज़ में रहने की एक थोड़ी सी वो है। किसको? सुशील कुमार मोदी जी को। अच्छा, डेली ट्वीट करना, डेली बयान जारी करना और इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। वो तो कहीं ना कहीं वो साइडलाइन होते जा रहे थे और उनको एक सहयोग से ये बहाना मिल गया जिसके खिलाफ, मतलब लालू के कमजोर गेंद पर छक्का मार, सिक्सर मार दिया है। फजल साहब, आप ये बताइए कि राजनेताओं के ऊपर माने जेल में जाने के बाद इस तरह का आरोप लगना, माने क्या वो राजनेता होने का मतलब ये तो कहीं नहीं होता कि हमको कानून से ऊपर उठ गए, हमें कानून का ये कोई सिस्टम नहीं मानना है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे? ये सरकारी व्यवस्था यहाँ की ऐसी है कि अभी 3-4 दिन पहले बिहार के बहुत से जेलों में मालूम हुआ कि लोग गांजा पीते हैं, अपने कैदी लोग पी रहे हैं, छापा मारा। हाँ, वो तो अभी आया था, पटना के बेऊर जेल के बारे में आया था। ये सिस्टम तो यहाँ चलते ही आता है। अब लालू जी के फ़ोन के बारे में ये कहना मुश्किल है कि वो पासवान जी सुशील मोदी के घर पे थे, उसी वक्त फ़ोन किए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो किए होंगे। हमेशा कैदियों का रिपोर्ट आता रहता है कि फला वार्ड में इतना मोबाइल मिला, वहाँ से वो फिरौती मांगने का डिमांड किया, ये तो होता रहता है यहाँ तो। लेकिन आप इसको किस रूप में देखते हैं? अगर लालू प्रसाद यादव ने जेल में रहते हुए फ़ोन किया है तो ये कितना उचित है? नहीं, ये तो उचित नहीं है जेल में रहते हुए फ़ोन करना। जेल में रहते हुए किसी भी व्यक्ति को तो कानून के हिसाब से गलत है। लालू प्रसाद ने कहा कि मुझे सभी लोगों का यह मानना है कि लालू प्रसाद ने जो किया, अगर उन्होंने किया है तो, क्योंकि उस वायरल वीडियो का और ऑडियो का हम लोग पुष्टि नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसा है, सच है, तो वो आरोपी हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि जो लोग को पहले सूचना आई या जिन लोगों को पहले लालू प्रसाद फ़ोन करते रहे, क्या वो खामोश क्यों हैं? विनय जी, उनकी खामोशी का क्या आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि वो लोग थोड़ा सा माने पचाने के आदी हैं। अच्छा, मैंने पहले भी इस तरह के षड्यंत्र में। हाँ, वो लोग पचाने के आदी हैं, उन लोग अपना डील भी कर रहे हों। कौन जानता है कि मांझी से बात हुई तो मांझी ने ये तो बताया कि मुझे भी फ़ोन किया था। उन्होंने, मांझी ने क्या जवाब दिया ये तो नहीं बता रहे, उनकी क्या डील हुई, वो पछा गए। वो अभी केवल इतना कह रहे हैं कि हाँ मुझे भी फ़ोन किया था। ये जो ललन पासवान जिनकी बात हो रही है, जिनके कहने पे FIR ये सब भी हुआ है, तो आप इसको भी समझिए कि नया लड़का है, नए विधायक है, पहली बार चुन के आए हैं, इनको पता नहीं। ये लालू प्रसाद का फ़ोन आया तो ये इसी में हड़बड़ा गया कि इतना बड़ा नेता हमको फ़ोन कर रहा है। अब फ़ोन में ये बात कर रहा है तो अब क्या करें? इन्होंने अपने सीनियर नेता को बताया और बस वहीं से बात वायरल हो गई। कहीं अति उत्साह में इन्होंने तो नहीं बता दिया कि हमको लालू जी ने इस तरह का ऑफर दिया मंत्री का, अब हमको भी मंत्री पद चाहिए, अपना मंत्री पद मेरे पास ऑफर। पासवान जी के कहने के बाद मांझी जी और मुकेश सहनी आए, उनको भी फोन उसी टाइम में आया होगा। ये पहले उन लोगों ने क्यों नहीं बोला है? ये सोचने की बात है ना। पासवान जी तो नया लड़का हो बेचारा, वो नई बार जीत के आया हाउस में। वो देखिए, इसमें मेरा मानना है कि मांझी जी माहिर खिलाड़ी हैं। वो जैसे रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है इस राजनीति में, उस तरह से मांझी जी का भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के साथ है। नहीं। अभी हाल फिलहाल तक वो लोग दोनों नाव पे पैर रख के चल रहे थे, मांझी जी भी और मुकेश सहनी, दोनों नाव पे पैर थे। अब बीच में फिर एन चुनाव के दौरान मांझी जी का बयान था, उसमें लालू की तारीफ कर रहे थे, उसको लेकर कई तरह का आदेश लाया था। तो दोनों पैर पे रखने वाले हैं। मांझी जी हर सरकार में मंत्री रहे, यहाँ भी लंबे समय से नीतीश लालू के साथ मंत्री रहे, इनके साथ भी मंत्री रहे, जो सरकार आती है उसके साथ मंत्री रहते हैं, चाहे सरकार की जो मजबूरी हो। इसलिए फोन तो उनको आया ही होगा, लेकिन वो बाकी बात पचा जा रहा है। लेकिन वो दोनों नाव पे, तो वो ये डिसाइड करने के उस समय सिचुएशन नहीं रहते हैं, पता नहीं इनको किस पाले में जाना पड़ेगा, तो उन्होंने उस समय वो वोकल नहीं। लेकिन तो अब आम जनता तो ये जानना चाह रही है कि अगर आपके पास फोन आया, लालू जी ने क्या कहा वो तो आप बता रहे हैं, आपने क्या प्रतिक्रिया दी वो भी अब सार्वजनिक होना चाहिए। क्योंकि ललन पासवान का तो सार्वजनिक हो गया
कि वो लालू प्रसाद का फ़ोन आया तो वो एकदम खुशी से उनका ये नहीं रहा, वो बोले प्रणाम चरण स्पर्श, जिस तरह से वो बोल रहे हैं माने बड़े का नहीं, जिस तरह से वो खुश होकर किए चरण स्पर्श तक कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ से लग रहा है कि बहुत खुश थे। देखिए बात जिस समय की है उस समय विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना था और 126 सदस्य हैं उनके पास जिससे वो जीते हैं। मांझी जी के पास 4 विधायक हैं, 4 ही विधायक की तो जरूरत थी। हाँ, तो मांझी से बात हुई होगी तो निश्चित रूप से यही बात हुई होगी कि आप मेरे पास आइए और वो आप अपना 4 वोट, वो पूरी पार्टी आ जाती इधर, पूरी पार्टी इधर वोट कर सकती थी। क्यों नहीं इसमें तो ये भी बात आ रही है कि यदि गुप्त मतदान हुआ होता तो खेल बदल सकता था। हाँ गुप्त, हाँ, और विपक्ष हो सकता है, क्यों नहीं। लेकिन चूंकि गुप्त मतदान की सिचुएशन नहीं बनी तो आगे मतलब कि पर्दा उठने का डर था, इसलिए लोगों ने अपना फिर वो क्या कहते हैं लाइन लिया, वरना खिलाड़ी तो वो भी बन सकते थे। नहीं तो ये जो था मैंने एक नई इसमें था कि सब डील हो गया था, अचानक ललन पासवान ने खेल बिगाड़ दिया। हाँ ललन पासवान ने खेल बिगाड़, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मांझी इस मामले में ये ट्रैकिंग करने के मामले में बहुत माहिर हैं। कैसे अपना काम निकालना चाहिए वो इस मामले में जानते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये वट लगा है तब ये मामला खुला है। तो मांझी के पास नहीं, ललन पासवान ने खोल दिया। मांझी ने अपने पार्टी के 4 आदमी को रखा होगा, ललन पासवान से भी बात किया होगा, भी दलित हम भी दलित हैं तो मेरे साथ आ जाए, तो सौदा नहीं तय हुआ होगा, इसीलिए बात खुल गई है। या तो ललन पासवान को फोन करने के चलते बात खुल गई हो। हाँ, भी हो सकता है, क्योंकि अगर भाजपा को ये आरजेडी को विधानसभा अध्यक्ष पद की जो जरूरत थी जितना, उसमें 7-8 लोगों की जरूरत थी। 4 नहीं 7 आदमी की जरूरत थी, 7 आदमी की, क्योंकि 5 का ये मान के चल रहे थे कि 10 हम हैं और 5 AIMA वाला है, तो 15, तो 7 वो अगर आ जाता 22 हो जाता तो इनका तो निकल जाता। तो 7 के लिए ये सोचे कि 4 आदमी इधर से आ जाएंगे और 3 मुकेश सहनी वाला पर कहीं डोरा डाले होंगे, क्योंकि और किसी को क्यों नहीं। और एक सेफ साइड जो जैसा कि हुआ, सेफ साइड में मैंने ये क्या कहते हैं आपको, अरे AIMA का 4 ही आदमी दिया, 1 आदमी ने रिफ्यूज़ किया है। हो सकता है उस समय भी लालू को ये चीज़ का आभास रहा हो कि लालू प्रसाद को कि हमको 4 ही मिल रहा है, तो जो एक घट रहा था उसको लेकर पासवान जी को फोन किया, उसको माने लालू पूरा खेल सेट हो गया था। ये जो है ललन पासवान ने पूरा खेल बिगाड़ दिया और उसी के चलते वो दिक्कत हो गई और लालू जी बार बार कह रहे थे कि अपसेट हो जाओ, अध्यक्ष हो जाएगा तो फिर हमको, तो ये एक है। दूसरा कि जदयू से भी कुछ टूटने वाली आशंका आ रही थी कि जदयू से भी कुछ लोग साथ देने को तैयार थे, कि इसीलिए जदयू ने लास्ट आवर में व्हिप जारी किया है। जदयू अगर व्हिप जारी नहीं करता तो भी खेल बन जाता, लेकिन वो जदयू के व्हिप जारी कर जाने के कारण भी थोड़ा सा खेल बिगड़ गया है। तो इतना तो पक्का है कि राजनीति का जो अभी खेल चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं माने सरकार बहुत टिकाऊ नजर नहीं आ रही है, बहुत संकीर्ण बहुमत है, बहुत संकीर्ण। एक बात मेरा जो एक्सपीरियंस है या मेरा जो IQ कहता है कि बंगाल इलेक्शन के बाद ये सरकार नहीं रहेगी। बंगाल इलेक्शन के बाद सरकार नहीं रहेगी? कैसे मन, इसके पीछे आपका क्या तर्क है भाई? इसके पीछे तर्क यह है कि नीतीश जी थोड़ा सा सेंटिमेंटल आदमी है, वो उनके ऊपर इतना बीजेपी का प्रेशर पड़ेगा, इतना प्रेशर पड़ेगा कि मेरा मुख्यमंत्री बनाओ, उस पर रिएक्शन शुरू होगा, सरकार टूटेगी। खैर नीतीश कुमार तो अनकंफर्टेबल फील कर ही रहे हैं। अभी जो सरकार के साथ उनके जो सहयोगी मिले हैं उसमें बहुत वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस मिजाज के आदमी हैं उस मिजाज के अनुसार उनका काम हो नहीं रहा है। तो नीतीश कुमार कम बोलने वाले आदमी हैं और काम पर ध्यान देने वाले आदमी हैं। आज आप देख लीजिए बिहार के सड़कों की हालत, फजल साहब विकास को उस मापदंड से, अगर आप सड़क और ये बिजली नहीं है, आपको आधार आज भी रोजगार नहीं मिल रहा है। आज आप देखिए पूरे विधानसभा चुनाव में हम लोग पहले भी चर्चा करते रहे हैं, आप नहीं थे उसमें विनय जी और राजेश जी के साथ, कि अगर विधानसभा चुनाव था तो तेजस्वी को जो समर्थन मिल रहा था वो रोजी रोजगार के ही नाम पर युवा और सब वर्ग का मिल रहा था, और इस बात को वो तेजस्वी जान रहा था। इसके चलते क्या हुआ कि वो
कभी भी जाति का मुद्दा नहीं उठाया, आरक्षण का मुद्दा नहीं उठाया ना। पूरे चुनाव में, जबकि आरजेडी का मतलब जाति और ये सब का कार्ड खेलना होता था, उसने कभी नहीं खेला। आरजेडी का मुद्दा अच्छा था, वो रोजगार रोजी रोजगार और ये सब खेत खलियान की बात उठाकर वो करता रहा। आखिरी दौर में प्रधानमंत्री यदि उस तरह से अपने पुराने रॉ में नहीं उतरे होते और सीमांचल की सीटें वो नहीं खींच पाते अपने पक्ष में, तो पक्का हाँ, ये तो था ही कि पहले दौर का जो प्रधानमंत्री का पहला भाषण जो था, पहला जो विजिट था, उसमें तो कोई करामत हो नहीं पाया। उसमें सर्वे अभी उसमें आया था, उसका एनालिसिस आया था इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें दिखाया गया कि पूर्वांचल में एनडीए 71% वोट लेके आती है। एनडीए को 71% वोट मिलते हैं सीधा एकदम, जबकि वही फर्स्ट फेज या सेकंड फेज के जो चुनाव हुए थे उनमें आप 50% से नीचे रहते हैं, 42 से 43% है वो वहाँ पे। लेकिन सीमा थर्ड वाले में सीधे 71% पे आप आ जाते हैं, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी आ जाते हैं, जिसके चलते वो चीजें थर्ड में सीमांचल और कोसी वही से इलाका था, मिथिलांचल, पूर्णिया सब, किशनगंज, कटिहार सब था वो। कहीं इसमें ये तो आपको नजर नहीं आ रहा है कि ललन पासवान को इसका अवार्ड भाजपा देगी, कहीं मंत्री उनको भी बना दे? नहीं, ऐसा कुछ अवार्ड मतलब नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि वो मिला के वो भी मोहरा ही बने दिख रहे हैं। नहीं, हमको तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा उनको ये अवार्ड दे कि मंत्री पद, पता नहीं क्यों ऐसा। पहली बार विधायक हैं तो कम ही चांस है कि मंत्री बने। किसी बोर्ड के अध्यक्ष तो बना ही सकती है ना। बाकी तो कुछ भी किया जा सकता है, सरकार है, कुछ भी बना सकती है। दोस्तों, अभी हम चर्चा कर रहे थे सुशील मोदी के सुशील मोदी की ओर से जारी किया गया वायरल ऑडियो की, जिसमें कि एक बात साफ साफ है कि राजनीति के धुरंधर क्यों इस पूरे मामले में चुप हैं, उनसे क्या डील हुई, क्या सरकार गिर रही थी और ललन पासवान ने उसको बचा लिया या फिर कुछ और? इसका जवाब तो जीतनराम मांझी मुकेश सहनी को देना ही चाहिए कि जब अगर लालू प्रसाद का फ़ोन उनके पास आया था तो वो कि क्या बात हुई और क्या बात करना चाहते थे और आपकी क्या प्रतिक्रिया थी, आपने इस बात को पहले क्यों नहीं कहा? बहरहाल इस मामले पर ललन पासवान की ओर से पटना के निगरानी थाना में केस हो गया है, लेकिन अभी भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार स्थिर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब अभी तक के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपके साथ नए मुद्दे पर, तब तक के लिए हम लोग को दें इजाज़त।